एक स्कूल के कक्षा 8th में क्रिकेट खेलने वाले छात्र और फुटबॉल खेलने वाले छात्र का अनुपात 27:11। क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले का अनुपात जो है वो 27:11 है, जबकि फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले का जो अनुपात है 26:14 को 13:7 भी पढ़ा जा सकता है कि नहीं। 26:14 को 13:7 नहीं पढ़ सकते हम लोग। फुटबॉल और हॉकी, ठीक है। यदि कक्षा 8 में छात्रों की कुल संख्या 470 है तो प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलता है। प्रत्येक विद्यार्थी एक ही खेल खेलता है, ठीक है। यानी 100 विद्यार्थी तो 100 खेल खेलेगा, मतलब 100 में से हर एक व्यक्ति एक ही खेल खेलेगा, एक व्यक्ति 2 खेल नहीं खेलता है, ठीक है। तो क्रिकेट खेलने वाले कक्षा के विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब सीधा सा बात है कि 10 लोग अगर क्रिकेट खेल रहे होंगे तो सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहे होंगे, कुछ और चीज़ खेल नहीं रहे होंगे। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो रेशियो है कुल मिलाकर के। सबसे पहले फुटबॉल यहाँ पे 11 है, यहाँ पे खेलने वालों का संख्या 13 है, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि जितने भी लोग हैं वो प्रत्येक विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलते हैं। यानी कि दोनों तरह के खेल खेलने वाले जो लोग हैं, फुटबॉल वाले संख्या दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहले तो सेम कर लेंगे, तो 11 को 13 से गुना करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, और 13 को 11 से गुना करना पड़ेगा, तो इस तरह से फुटबॉल आपका सेम हो जाएगा। इस तरह से आपका क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी का अलग अलग निकल गया। ध्यान दीजिए, चूँकि परसेंट में पूछ रहा है तो हमको इस निश्चित राशि से कोई लेने देना नहीं रखना है। ये आपको रेशियो में पढ़ाया गया था कि जब भी कितना परसेंट पूछे, कितना परसेंट कम, कितना परसेंट अधिक, तो समझना है कि रेशियो पूछ रहा है, उसके लिए निश्चित राशि का जरूरत नहीं है। पूछ रहा है कि क्रिकेट खेलने वाले कक्षा के विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले कुल विद्यार्थी कितने हैं ये देख लेते हैं, और उसमें से कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं ये देख लेते हैं। तो क्रिकेट खेलने वाले हो जाएंगे 27 गुना 13। ये क्रिकेट खेलने वाले इतने लोग हैं। आउट ऑफ कितने स्टूडेंट, टोटल कितने स्टूडेंट हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रिकेट, फुटबॉल, सबसे पहले देख लीजिए कि फुटबॉल खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले और सभी तरह के स्टूडेंट टोटल कितने हैं। तो 13 सतह 91, 13 दूनी 26 और 9 35। उसी तरह से फुटबॉल खेलने वाले टोटल कितने हो जाएंगे, तो 11 13 143। उसी तरह से हॉकी खेलने वाले हो जाएंगे 11 सतह 77। तो टोटल कितने हो गए भाई, तो 7 3 10 और 1 11, 6 4 10 और 7 17, 4 और 1 5, यानी कि टोटल हो जाएंगे 571, जिसमें से क्रिकेट खेलने वाले इतना ही है। तो परसेंटेज में आपको चेंज करना है, तो परसेंटेज में बदलना है तो गुना 100। यही आपसे पूछा गया था, सिर्फ रेशियो आपको हल करना था। मनोज अपने आय का 25% अपने बेटे ए को और एक निश्चित राशि अपने बेटे बी को, काफ़ी अच्छा तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। शेष नहीं बोला है कि बी को दिए हैं, एक निश्चित राशि ही बी को दिया गया है। यदि उसने बी को 2208 रुपया दिया, जो कि निर्धारित राशि का सिर्फ 92% है, मतलब वो भी 100% नहीं है। जो डिसाइड किया था कि हम अपना बेटा बी को देंगे उतना भी नहीं दिया है, सिर्फ उसका 92% ही दिए हैं, और वो भी कितना, 2208 रुपया। ध्यान दीजिए, बड़ा इजी बात बोला है।
कि मनोज अपने आय का 25% ए को दिया है, यानी कि उसका आय होगा 100 रुपया, तो 25 रुपया तो ए को दे दिया होगा, तो जो बाकी बचा 75 रुपया वो बी को नहीं दिया गया है। बोला है कि एक निश्चित राशि ही अपने बेटे बी को दिया है, और दिया क्या है, वादा किया था देने का, फैसला किया था देने का, लेकिन जब समय आया देने का तो पता चला कि बी को दिया है 2208 रुपया, बी को दिया 2208 रुपया, और ये जो 2208 रुपया है जो सोचा था देने के लिए, जो डिसाइड किया था देने के लिए, उसका सिर्फ 92%। सपोज दैट कि अगर बी को वो डिसाइड किया होगा 100 रुपया, हम मान लेते हैं अपने मर्जी से आपको बताने के लिए, तो 100 रुपया नहीं दे करके क्या दिया, इसका 92% दिया, ऐसा बोला गया। तो हम बोलना यही चाह रहे हैं कि जब x मान सकते हैं तो कुछ भी मान सकते हैं। निर्धारित राशि का 92%, यानी निर्धारित राशि होगा 100, तो दिया होगा सिर्फ 92, और ये 92 ही है 2208 रुपये के बराबर, तो वह निर्धारित राशि कितना था, तो गुना 100। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि वो कितना डिसाइड करा था देने के लिए। तो 20, 21, 20 से तो हो जाएगा 1840, उससे भी ज़्यादा 21, 22, 23, 24, 4 दूनी 8, तो ये 24 से कटना चाहिए। कट रहा है ना, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 9 चौके 36, 4 40, 9 दूनी 18, 4 22, 2208 आ रहा है ना, 24 बार में कट रहा है, यानी कि कितना आ गया, 2400 रुपया, 2400 रुपया। यानी कि बी को जो देने का वो फैसला किया था, वो शुरुआत में 2400 रुपया देने का डिसाइड हुआ था, दिया मात्र 2208 रुपया। कुछ क्या रहा है वैसे, ये तो देखो। अच्छा, कितना परसेंट अपने बेटे बी को देने का फैसला किया, परसेंट में पूछा गया, तब तो अभी काम नहीं चलेगा। कितना दिया पूछता, कितना देने का फैसला किएगा, तब तो 2400, लेकिन कितना परसेंट अपने आय का, तो अब उसका आय हमको निकालना पड़ेगा भाई मनोज का। तो चलिए कोई बात नहीं, मनोज का आय तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमको इस 25 से यहाँ रिलेशन कुछ हम बना ना पाएँ, क्योंकि इस 25 का रिलेशन मनोज के इनकम से हमको दिख रहा है। अपने इनकम का 25% बेटे ए को दिया था, यानी ए के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। तो रुक जाओ, कह रहा है कि 2208 रुपया तो दिया, लेकिन ए को दी गई राशि से 1542 रुपया वो कौन चीज़ है, कम है। तो एक मतलब ए को कितना दिया गया होगा हम ऐसे भी बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। ए को कितना दिया गया, बी को दिया गया 2208 रुपया, और ये जो 2208 रुपया जो बी को मिला है वो पता चल रहा है ए के राशि से 1542 रुपया कम है। तो ए से 1542 अभी ये कम है, तो ए के पास 1542 ज़्यादा होगा, तो ए का हम हिस्सा यहाँ से निकाल सकते हैं, 1542 और ऐड कर दीजिए तो ए का हिस्सा पता चल जाएगा। तो 8 × 2 10, 5, 5 × 2 7, 2 और 1 3, यानी कि ए के पास जो पैसा होगा वो होगा 3750 रुपया। ए को कितना मिला होगा, 3750, और रेशियो में कितना है 25। ए का मनोज का इनकम निकालना है तो कैसे गुना, 100 से, तब 25, 3 चौके 12, 3 15 बार में, 4 3 12, 3 15 बार में, यानी कि मनोज का जो इनकम हो गया वो 15,000 हो गया। लेकिन कह रहा है कि उसके इनकम का कै % अपने बेटे को दिया, तो इनकम है 15,000 और दिया है 2400, तो परसेंट में बताना है। तो 15,000, 3 0 से 3 0 कट गया, 5 3 आई 15, 5 दूनी 10, 3 से 8 बार में 8 दूनी, क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, लेकिन ठीक है क्वेश्चन। यहाँ बोला कि 25% अपने बेटे ए को दिया है और एक निश्चित राशि ही बी को देने का सोचा, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 75 उसको दे देगा, शेष उसको देगा।
और बोला कि उसने 2208 रुपया बी को जब दिया तो बोल रहा है कि अभी भी हम जितना सोचे थे उतना नहीं दिए, उसका सिर्फ हम 92% ही दिए हैं। तो उसका 92% दिए हैं, तो 100% मैंने आप कितना सोचे थे देने के लिए वो हम बता लेते हैं पहले। तो 92% इज इक्वल टू 2208 रुपया, तो 100% इज इक्वल टू 24 रुपये। इसका मतलब कि मनोज जो है बेटे बी को 2400 रुपया देने का डिसाइड किया था, ये पता चल गया। यानी कि बी को 2400 देना था उसको। आगे एक लाइन लिखा हुआ है कि जो 2208 रुपया बी को दिया गया वो ए को दी गई राशि से 1542 रुपया कम है। 2208 रुपया जो दिए हैं वो ए से 1542 रुपया कम है, तो अगर ए और 1542 रुपया उसको दे दिया जाएगा तो ए के बराबर हो जाएगा। तो हमने पता चला कि ए को जो मिलने वाला राशि था वो 3750, ए को कितना मिला 3750 रुपया। ये पता चल गया कि ए को 3750 रुपया दिया गया था, बी को देना था 2400 रुपया, दिया गया 2208 रुपया, ए को देना था या दिया गया 3750। लेकिन क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कुल आय का कितना % बी को दिया, तो पहले तो उसका कुल आय पता करना पड़ेगा। तो बी का आय तो पता चल गया कि बी को देने का फैसला किया, बी को कितना दिया तब तो 2208 बट्टा हो जाएगा 15000। बी को कितने देने का फैसला किया, तो फैसला किया था कितना देने का 2400, तो 2400 ऊपर कुल आय मनोज का नीचे 15000 प्रतिशत पूछा गुना 100। तो बड़ा आसान था। चलिए कर IIM में 60% लड़के और शेष लड़कियां हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। %60 लड़के और 40% लड़की है कि नहीं? तो 60 और 40 का मतलब हो जाएगा 20 × 60 20 दूनी 40, लड़का और लड़की का अनुपात हो गया। कह रहा है 15% लड़के को और 7.5% लड़कियों को पूरी फीस माफ़ होती है। 15% जितने भी लड़के हैं उनको कंप्लीट फीस माफ़ कर दिया जाता है। माने 100 विद्यार्थी 100 लड़का होंगे तो उसमें से 15 लड़का ऐसे होंगे जिनका 1 रुपया भी वहाँ पे लगता नहीं है पैसा। IIM में 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है फीस के रूप में। वैसे ही 7.5% लड़कियों को भी पूरी फीस माफ़ है। अगर मान लो कि सपोज टोटल लड़की भी 100 होती, मान लेते हैं, ये बराबर वैसे जरूरी नहीं है, बराबर तो है भी नहीं, हम अपने हिसाब के लिए बता रहे हैं कि अगर टोटल लड़की 100 होंगी तो उसमें से 7.5 लड़की को कोई फीस नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई करेंगे IIM में। तो 15% लड़के और 7.5% लड़कियों को पूरी फीस माफ़ हो जाती है। तो क्या हम यहाँ से बता सकते हैं कि ऐसे कितने % विद्यार्थी हैं जिनको पूरे फीस माफ़ हो जाता है? विद्यार्थी का बात कर रहे हैं, विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की। तो यहाँ से आप पढ़े होंगे एवरेज में पूरे ग्रुप पर आधारित 15% लड़कों को फीस माफ़ है और 7.5% लड़कियों का फीस माफ़ है, तो पूरे कितने % विद्यार्थियों का फीस माफ़ है? छोटा है डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। 15 × 45 7.5 दूनी 15 45 15 60 बट्टा 5 यानी कि कै %? 12%। ये 12% क्या आया? कुल 12% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से फीस माफ़ है। कुल विद्यार्थियों का 12% ऐसे विद्यार्थी होंगे। अब कुल विद्यार्थी का बात आ गया कि पूरे विद्यार्थी में 12% ऐसे विद्यार्थी हैं, यानी कि 100 को अगर टोटल स्टूडेंट्स होंगे जिसमें लड़का लड़की मिला करके, तो 100 स्टूडेंट में से 12 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसमें लड़का और लड़की दोनों होंगे जिनको कोई फीस ही नहीं देना है। कर मतलब 88 बच्चे ऐसे होंगे जिनको फीस देना है। चलिए अब आगे, आज जिनको ये नहीं करना है वो ऐसा भी सोच सकते हैं, तो इसको हम 60 और 40 ही रहने देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 15% लड़के को फीस माफ़ हो जाते, तो 60 का 15% 15 छक्का 90। उसी तरह से 7.5%
इसका तो ये 75 दूनी 150, 15 दूनी 3, ठीक है, जिनको पूरी तरह से फीस क्या है, माफ है। यानी कि 9 और 3 12 स्टूडेंट ऐसे हैं, टोटल कितने स्टूडेंट में, 100 स्टूडेंट में, जिनको पूरी तरह से फीस माफ़ कर दिया। यानी 12% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कोई फीस नहीं लग रहा है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे सोच लीजिए। ये परसेंटेज से ये वजह से सोच लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर 12% जो भी स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स का 12% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको फीस पूरी तरह से माफ़ है, एक मतलब 88% को फीस देना पड़ेगा। इनको फीस देना पड़ेगा, इनको तो कोई फीस नहीं देना है, निःशुल्क पढ़ रहे हैं ये लोग। आगे देखो क्या कर रहा है, यदि फीस छूट मिलने वाले विद्यार्थी कुल संख्या, यदि फीस छूट मिलने वाले विद्यार्थी कुल संख्या 90 है, थोड़ा सा उसका इंग्लिश निकालिए। miscellaneous 18 नंबर है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एट IIM 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़ एंड रेस्ट आर गर्ल्स। फर्दर 15% ऑफ बॉयज़ एंड 7.5% ऑफ गर्ल्स आर गेटिंग अ फुल फी वेवर। पूर्ण रूप से फीस में माफ़ी उनको हो जाता है, छूट मिलता है। आगे देखिए क्या लिखा है, इफ़ नंबर ऑफ दोज गेटिंग फुल फी वेवर, पूरी तरह से फीस में छूट। क्या बोल रहा है, यदि पूरी फीस में छूट मिलने वाले विद्यार्थी कुल संख्या 90 है, कंप्लीटली जिनको फीस में छूट मिला है वैसे विद्यार्थी की संख्या कितना है, 90। और हमारे तरफ से दिख रहा है जिनको कंप्लीट फीस में छूट मिला है, विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की मिला करके कितने हैं, 12। अब देखो पूछ क्या रहा है, ध्यान देना यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे क्या बोल रहा है। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 50% फीस छूट मिलती है। यदि यह दिया गया है कि जिन्हें पूरी फीस छूट नहीं है वह 50% छूट के योग्य हैं। आपको ये लाइन नहीं समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 2016-17 में भी हम कराए थे, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसका इंग्लिश वर्जन पे है। एक्चुअल क्या ये क्वांटम कैट से उठाया गया क्वेश्चन है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने में गड़बड़ है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे वर्ड क्या बोला, इंग्लिश हम बता रहे हैं, इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 50% कंसेशन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन यही पूछा गया कि वैसे विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 50% फीस में छूट मिलती है। क्वेश्चन ये ठीक है, क्वेश्चन यही है कि हम लोग को वैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है जिनको 50% फीस में छूट मिलता है। सुन लो बात को, समझ लो। देखो भाई लोग, 12% ऐसे विद्यार्थी हैं ना जिनको कोई फीस ही नहीं लगता है, यानी 88% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको फ़ी लगता है। लगता है का मतलब या तो 88% विद्यार्थी को 100% फीस पेमेंट करना पड़ता होगा, या तो उसमें से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनको 50% ही करना पड़ता होगा, 30% करना पड़ता होगा, 40% करना पड़ता होगा, या पूर्णतः 100% पेमेंट करना पड़ता है। यही सब ना हो सकता है। देखो 12 बच्चे ऐसे हैं 100 में से जिनको तो कोई फ़ी ही नहीं देना है। आप अगर 100 बच्चे हैं यहाँ पे तो 12 बच्चे को कोई फ़ी ही नहीं देना है हमारे यहाँ। अब बच गया 88 बच्चा, तो 88 बच्चा के साथ क्या क्या कंडीशन हो सकता है। हो सकता है कि जो 88 बच्चा है इनको अपना फुल पेमेंट करना पड़ता होगा, या तो 88 में से भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनसे हम बोलते होंगे तू लोग आधा ही पैसा देना भाई लोग। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो क्वेश्चन को समझो, हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन यही पूछा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 50% कंसेशन। आगे ध्यान देना, क्वेश्चन तो यही पूछा है, वैसे स्टूडेंट्स का नंबर बताइए जो
फी में 50% की छूट पाते हैं, उन्हीं का संख्या हमको बताना है। वैसे विद्यार्थी की संख्या पता करना है जो अपने फ़ी में 50% ही छूट पाते हैं, यानी 50% ही पेमेंट करते हैं, वैसे विद्यार्थी की संख्या बताना है। अब देखो कंडीशन क्या है, ये हिंदी वाला कंडीशन आपको नहीं समझ में आएगा सही से, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन गलत है। देखो क्या बोला है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट, यदि यह दिया गया हो कि, इफ़ इट इज़ गिवन दैट 50% ऑफ दोज if it is given that 50% of those not getting full fee are eligible to get half fee concession. इंग्लिश बड़ा अच्छा लिखा है, इंग्लिश में कोई डाउट नहीं होगा। आपसे पहला बात यहाँ तक तो सब लोग समझे होंगे, यदि पूरी फीस में छूट पाने वाले विद्यार्थी की संख्या 90 है, मैं बोला पूरी फीस में छूट पाने वाले विद्यार्थी की संख्या परसेंटेज में 12 है या 12% है, जो बोलो, यानी कि 90 के बराबर 12 हो गया। आप क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन भी हमको समझ में आ रहा है कि पूछ रहे हैं कि उन विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए जो 50% ही पेमेंट करते हैं, यानी 50% छूट पाते हैं। तो भाई क्या ये 88 के बराबर होंगे क्या? नहीं। देखो ऐसा तब होता जब ऐसा शर्त नहीं रहता कि जो 12% विद्यार्थी हैं जिनको पूरी तरह से फीस में छूट मिलती है और बाकी जो बच गए उनको पूरी पेमेंट करनी होती है। अगर ऐसा होता तब तो ठीक है, 88 लोग हैं जिनको पूरी तरह से फीस में पेमेंट करना होता, या तो जो बचे हुए हैं वो पूरी तरह फीस में अपना 50% छूट पाते होंगे या 50% पेमेंट करते होंगे। क्या बोले? मैं बोला कि 12% अगर ऐसा है जो कि पूरी तरह से फीस में छूट पाते हैं, तो आपके दिमाग में दो बात आ सकता है यहाँ पे 88% के लिए, कि 88% ऐसे होंगे जो पूरी फ़ी पेमेंट करते होंगे, जमा करते होंगे, पे करते होंगे, है ना। या तो हो सकता है ऐसा कि ये 50% पे करते होंगे, का मतलब 50% छूट पाते होंगे। दो ही चीज़, मैंने अभी दो ही कंडीशन तो बहुत राइज हो सकता है, हम दो ही लेकर के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर कोई कंडीशन नहीं होता तो हम कुछ सोच विचार करते हैं। देखो कंडीशन दिया है, कह रहा है कि यदि यह दिया गया हो कि इफ़ इट इज़ गिवन दैट, ध्यान देना क्या गिवन दैट क्या दिया गया है, कह रहा है 50%, किसका 50%, किसका 50%, तब 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फी वेवर, 50% ऑफ दोज 50% उसका जो नॉट गेटिंग फुल फी वेवर, जो पूरी तरीके से अपने फीस में छूट नहीं पाते हैं, उसका 50%। 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फी वेवर, जो पूरी तरीके से फीस में छूट नहीं पा रहे हैं, उसका 50% आर एलिजिबल टू गेट हाफ फी कंसेशन। उसके आधा जो है वो जो है हाफ फी कंसेशन पाते हैं। फिर से बोला, इफ इट इज गिवन दैट 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फी वेवर, बोल रहे हैं हम हिंदी, इंग्लिश का हम हिंदी बोल रहे हैं, वहाँ हिंदी मत ध्यान दीजिएगा।
हिंदी सुन लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। 50% उसका जो फुल फी में छूट नहीं पा रहे हैं, जो अपने फी में पूरी तरीके से छूट नहीं मिल रहा है, जिनको पूरी फीस माफ नहीं हो रही है, जिनको पूरी फीस माफ नहीं हो रहा है, ऐसे कितने लोग हैं बताओ? तो कह रहा है कि हु आर नॉट गेटिंग फुल फी वेवर, जिनको पूरी तरीके से फीस माफ नहीं हो रही है, ऐसे कितने लोग हैं? उसका 50% आर एलिजिबल टू गेट हाफ फी कंसेशन। वो लोग हाफ फी कंसेशन मतलब आधी फीस छूट, आधी फीस में छूट के लिए योग्य हैं। कुछ बोले, समझ में आया? इफ फिर से 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फी वेवर, जो पूरी तरीके से फुल फी वेवर, पूरी तरीके से फीस में छूट जिनको नहीं मिल रहा है, नॉट गेटिंग, पूरी तरीके से फीस में जिनको छूट नहीं मिल रहा है, उसका 50%, क्या उसका 50% आर एलिजिबल टू गेट हाफ फी कंसेशन। तो एक बार अंतिम बार फिर से हम बोलेंगे, अब आप शायद समझ जाएंगे। कह रहा है कि इफ इट इज गिवन दैट, यदि यह दिया गया हो कि 50% ऑफ दोज नॉट गेटिंग फुल फी वेवर, जो पूरी तरीके से फीस में छूट नहीं पा रहे हैं, उनका 50% जो है वो हाफ फी कंसेशन के लिए योग्य हैं। तो आपसे हम पूछेंगे सवाल, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो नॉट गेटिंग फुल फी वेवर, जिनको पूरी तरीके से फीस में छूट नहीं मिल रही, वो कितने लोग हैं? 88। क्योंकि पूरी तरीके से फीस में छूट मिलने वाले तो 12 ही लोग हैं, तो 88 लोग ऐसे हैं जिनको पूरी तरीके से छूट तो नहीं है मिल रहा होगा, थोड़ा बहुत मिल जाए अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं मिल सकता। तो कह रहा है कि जिनको पूरी तरीके से फी में छूट नहीं मिल रहा है ना, उसका 50% आप कर लो। तो इसका हम 50% करेंगे तो कितना आएगा? 44 लोग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि वही वो 44 लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं किसके लिए? टू गेट हाफ फी कंसेशन। समझ में आ गया बात? तो चलो आ गया बात, तो हो गया। यानी कि ऐसे कितने लोग हैं? 44 लोग भाई लोग। तो 44 लोग ही हैं, और यही हमको बताना था कि उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें 50% छूट मिलती है। तो 50% छूट मिलने वाले विद्यार्थी की संख्या कितना आ रहा है? 44। यही हमको हल करना था, हल तो कर लीजिएगा आप लोग। कितना आ रहा है? चलिए तो 330 ही हो रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आना चाहिए। ये रिपीट है क्वेश्चन, वो टाइपे में आपको पढ़ा दिया गया है ये सब। करेक्ट। किसी कमरे में कुछ बिल्ली और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट। यदि 45 जानवर द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए जाए तो कुत्ते की संख्या, बिल्ली की संख्या क्या होगा? 20, 25, 20, 25, 45 है ना? चलो कोई बात नहीं, अच्छा है ऑप्शन है तो। चलिए थोड़ा सा बेसिक बता दें आपको। कुल जो है 45 गो जानवर है, जेकरा में से कुछ कैट है और कुछ डॉग है। मान लेते हैं कि डॉग का संख्या 100 होगा तो कैट होगा 45 माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? जोड़ जाड़ के 45 को होना चाहिए ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक बिल्ली 7 गो बिस्कुट खाएगी, तो एक बिल्ली 7 बिस्कुट, तो ऐसा ऐसा कै गो है? 45 माइनस 1।
तब 45 माइनस x गो बिल्ली कै गो बिस्कुट खाएगी? इतना बिस्कुट बिल्ली खा जाएगी। आप प्रत्येक कुत्ता, प्रत्येक मतलब एक गो कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है, तो कुत्ता है कै गो? एक। तो कुत्ता कै गो टोटल बिस्कुट खाएगा? यानी जितना भी कुत्ता होगा, जितना भी बिल्ली होगी, कुल मिला करके इतना ही बिस्कुट खाएगा। अब प्रश्न बोल रहा है कि यदि कुल 45 जानवरों द्वारा कितना बिस्कुट खाया गया? 355। तो दोनों हो गया आपस में बराबर। एंड आई नो कि आप बहुत जल्दी इसका x का मान निकाल लीजिएगा एंड यू विल गेट योर आंसर। जहाँ पे आपको कुत्ता और बिल्ली की संख्या पूछा गया था, x का मान आएगा तो 45 में से x घटा दीजिए तो कैट का भी मान निकल जाएगा, है कि नहीं? चलिए, आप एगो टॉपिक पढ़े होंगे, गाय पूछे मुर्गा मानो, मुर्गा पूछे गाय मानो, पढ़े हैं? तो चलिए, टोटल जो है जानवर कै गो है भाई लोग? 45। जेकरा में कुछ कैट है, कुछ डॉग है। यहाँ बिस्कुट और बिस्कुट का बात चल रहा है क्योंकि कुल बिस्कुट कितना खाया गया? 355। आपको बोले थे कि इसमें 2 गो टोटल वैल्यू दिया रहता है, उनमें से एक गो के बारे में आपको अलग अलग करके बताना होता है। 45 गो जानवर है तो एकरा में कै गो कुत्ता होगा और कै गो बिल्ली होगा, तो जोड़ जाड़ के तो 45 गो होगा। खैर ठीक है कि ऑप्शन तो ठीक है, कोई बात नहीं है, एक गो मिल रहा है। अब चलिए, हमको अगर निकालना होता नियम अनुसार तब कैसे निकालते? किसका निकाल ले, कैट का कि डॉग का? हैं? चलिए, कैट का निकालना होगा तो हम सबको क्या मान लेंगे? डॉग। माने कि जितना भी जानवर था उस सब के सब कौन सी था? डॉग। सब के सब कुत्ते था तो सब के संबंध में कै गो? 45। अब 45 के 45 यदि कुत्ता ही होता तो हमको पता है कि हर एक कुत्ता कै बिस्कुट खाता है? हर एक कुत्ता, प्रत्येक कुत्ता कै बिस्कुट? 9। हम बोले कि सब के सब कुत्ते हैं तो 45 को 45 कुत्ते होगा तो टोटल कै गो बिस्कुट खा जाएगा भाई? 9 चौका 36, 360 और 45, 405। कितना हो जाएगा? 405। टोटल बिस्कुट कितना खाना चाहिए था? 405। अब प्रश्न कह रहा है कि 355। कितने का अंतर आ रहा है? कितने का अंतर आ गया? 50 का। यहाँ देखिए 7 बिस्कुट 9 बिस्कुट, कितने का अंतर? यानी कितना? और जब कैट होगा 25 गो तो डॉग होगा 20 गो। तो पहले पूछा है डॉग का, तो डॉग होगा 20 और कैट होगा 25। पढ़े हैं ना? चलिए, कह रहा एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास आरंभिक धन का आधा धन ही पाता है। अंत में उसके पास जो धन बचता है आरंभिक धन का आधा। अंत में जुआ खेलने के बाद आप जितना लेकर गए थे उसका कितना रह गया? 1 लाख रुपया जुआ खेलने के लिए लेकर के बैठे और अंत में आपको कितना दिख रहा है अपने पास? टेंशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ध्यान दो, जुए के शर्त अनुसार यदि वे प्रत्येक बाजी जीतता है, जुए के शर्त अनुसार यदि वे प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपया मिलेंगे। बहुत अच्छा, प्रत्येक बाजी जीतेगा तो 100 रुपया मिलेगा, परंतु उसे अपने कुल धन का 50% वापस कर देना है। नियम है ऐसा, शर्त है। यदि वे 3 बाजियां खेला और तीनों के तीनों जीत गया हो तो आरंभ में उसके पास कितना धन था? ऑप्शन से तो कर ही सकते हैं, दूसरा बेसिक से कर लिया जाए। मान लीजिए कि उसके पास आरंभ में P रुपया रहा होगा। आरंभ में कितना रुपया था? P रुपया। आप P रुपया लेकर के जुआ खेलने के लिए बैठ गए, मत खेलना कभी, ध्यान दो। तो P रुपया जुआ में खेलने के लिए आप बैठे हैं, आप 3 बार जुआ खेले हैं और तीनों के 3 बार आप जीते हैं और फिर भी आपके पास
जितना लेके गए वैसा उसका आधा है। कैसा नियम था जुआ का, जीतबो किए या गंवा के आ गए। देखिए, यदि वे तीनों बाजियां जीता हो तो आरंभ में उसके पास कितना धन था? माना कि आरंभ में उसके पास P रुपया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हम तीनों बार जीते होंगे, तो चलिए हम जैसे ही जीतेंगे P रुपया लेकर के बैठे हैं। कह रहा है कि प्रत्येक बाजी जो जीतेगा उसे कै रुपया मिलेगा? 100 रुपया। तो हम P रुपया लेकर के बैठे, हम 3 बार खेले, तीनों बार जीत गए। तो पहला बार जीते होंगे तो हमारे पास पैसा कितना हो गया होगा? P रुपया लेकर बैठे थे, 100 रुपया हमको अगला देगा। जीतेंगे तो क्या करेगा? 100 रुपया। तो हमारे पास हो जाएगा P रुपया पहले से, या 100 रुपया वो देगा, तो हमारे पास पैसा हो जाएगा P प्लस 100 रुपया। तो कंडीशन भी कुछ था, बोला भाई तुम जीतोगे तो हम 100 रुपया देबो करेंगे, लेकिन जितना भी पैसा होगा उसका तुमको आधा हमको वापस करना होगा। तो आधा वापस कर दीजिएगा, तो फिर भी आपके पास कितना बचेगा? आधे ना बचेगा, तो आधा बच जाएगा। तो आपके पास पैसा है P प्लस 100 रुपया। P रुपया था, एक बाजी जीत गए तो आपके पास पैसा हो गया P प्लस 100 रुपया। तो शर्त था कि आधा लौटा देना है, तो आपके पास बचेगा सिर्फ इसका आधा। ठीक है, एक बार का कहानी। एक बार कहानी के बाद आपके पास टोटल अभी भी पैसा इतना ही है ना। एक बार के बाद ऐसा 3 बार है। फिर से आप क्या होगा, बाजी तो हर बार आप जीतबे किए हैं, तब फिर आपके पास पैसा कितना हो जाएगा? 100 रुपया बढ़ जाएगा ना। इससे 100 रुपया और क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अब जो 100 रुपया बढ़ेगा तो आपके पास टोटल पैसा इतना होगा ना? बोलिए नहीं, आपको क्या करना है? इसका आधा दे देना है। तो इसका आधा दे दीजिएगा, तब फिर भी आपके पास कितना बचेगा? इसका आधा ही बचेगा। अभी आपके पास इतना पैसा बचा हुआ है। फिर से आप जुआ खेलिएगा ना 3 बार ना, तो फिर से आप खेलिएगा, फिर आप जीत जाइएगा, फिर आपके पास 100 रुपया बढ़ जाएगा। तो फिर आपके पास 100 रुपया बढ़ जाएगा, तो इतना ही ना हो जाएगा? बोलो हाँ ना। अब इतना हो जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना? कुल पैसे का आधा। तो कुल पैसे का मतलब टोटल का आधा ना, तो टोटल का आधा। ये देख लो कहाँ से शुरू किए थे हम लोग। देखो एकरा से, फिर आ गए एकरा पे, और फिर आ गए या देखो एकरा पे। तो ध्यान रखना, जो बचा है, जो आपके पास पैसा है, उसका आधा। यानी कि कुल आपके पास पैसा बचना चाहिए इतना। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितना ले गए थे उसका, तो लेके कितना बैठे थे? P रुपया। और उसका कितना बचा है आपके पास? यानी दोनों होना चाहिए बात आपस में, बस। करे कक्षा में विद्यार्थियों को A, B और C ग्रेड दिया गया है। चलो आप लोग ट्राई करना है, कुछ हम कर देते हैं, उसके बाद आप लोग ट्राई करना है। ये चीज़ हम हल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो सकता है आपसे। 57.14 का मतलब आप बता सकते हैं। ये देखो तो 1/7 का मतलब आप लोग पढ़े थे 14.28%। 14 सतह 98 पढ़े थे ना। और उसका ये 4 गुना है। कितना गुना? 14 चौका 56, 7, 4/7। तो ये हो गया आपका 4/7। थोड़ा ये हल कर देते हैं, ध्यान देना क्या लिखे हुए हैं। 26.444 लिखा हुआ है ऐसा कुछ। तब इसका मतलब समझते होंगे आप। ये ये रेकरिंग है आपका, यानी कि 26 प्लस 4/9 कौन चीज? परसेंट। इसको हम 4/9 पढ़ सकते हैं ना। पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास में। यहाँ भी नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़बे करिएगा। एक बार बचपन में और एक बार बुढ़ापा में, 2 बार मौका मिलता है पढ़ने का।
तो यहाँ से एक बार हम लोग करते हैं इसको हल। 9 चौका 36, 36 4 40, 9 दूनी 18, 18 3 21, 18 3 21, तो 21 4 25, 250 आ रहा है। 230 गलत कर दिया क्या? 9 चौका 36, ओहो 9 चौका 36 पड़ा, 9 छक 54 ना, 9 छक 54, 9 दूनी 18 5 23 अब प्लस 4, यानी कि 238 अब बट्टा 900। ये हल करके कितना आ गया? 238 बट्टा 900। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा 238 अब बट्टा 900। अब इसको काटिएगा तो 2 से अभी भी कट रहा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना। काटने से कुछ विशेष मिलने वाला नहीं है। काटना हो तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं है, काट सकते हैं। आगे आप लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल ट्राई कर नहीं रहे ना। 23 तो हम बताए हुए, इच्छा नहीं हो रहा है बताने का। तेईस बताए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन हम कराए हुए हैं आपको। एक दुकानदार सेल्समैन वाले क्वेश्चन में होगा स्टेप क्वेश्चन, 2000 की बिक्री तक X% और इससे ऊपर पर Y% और कुल 300 इतना रुपया का टैक्स देता है, कर लगाता है, और 6000 रुपया का सामान खरीदता है और 680 रुपया टैक्स देता है जब वो 12000 का सामान खरीदता है। ठीक है, जब वह 6000 रुपये का सामान खरीदता है तो बोल रहा है कि 2000 तक की बिक्री पर, 2000 तक की बिक्री पर कै परसेंट? X%। 2000 से ऊपर खरीदारी कितना किए हैं? 6000 का, तो 2000 से ऊपर कितना बचेगा? 4000। 2000 से ऊपर पे कै परसेंट? Y%, यानी कि 4000 रुपये Y% टैक्स देगा और 2000 पे X% टैक्स देगा, तो कुल टैक्स इतना देना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कितना दिए हैं? 320। ये केस 1 था। केस 2 है कि जब 12000 रुपये का सामान खरीदता है तो उसको 680 रुपये का टैक्स देना पड़ता है, और कंडीशन तो वही है कि 2000 की बिक्री तक X%, 2000 की बिक्री तक X% और 2000 से ऊपर पे Y%, और खरीदारी की इस बार 12000 का, तो इधर हो जाएगा 10000 तक, और इस पर हमको कितना देना है? Y%, और कुल जब 12000 का खरीदारी करते हैं तो टोटल टैक्स कितना पेमेंट करते हैं? 680। दो को इक्वेशन 2 1 आराम से हल कर सकते हैं। चलो, इसमें हमको सरल एगो दिख रहा है कि इसी को घटा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, है कि नहीं? दोनों तो कॉमन सेम हो रहा है, तो इसको घटा दो तो ज़्यादा बेटर होगा। 2 में से को घटा दो तो 10000, 10 4 6000 का Y% इज इक्वल टू 80 20 60, 6 में से 3 गया 3, तो परसेंट से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, और 6 से 6 बार में, यानी कि Y का मान कितना आ गया? यानी कि Y% यानी कि 6%, Y का मान 6, यानी Y बराबर 6%। अब Y का मान निकल गया, आपसे X माइनस Y पूछा गया, तो X का मान आप निकाल सकते हैं। आप लोग कितना आएगा बताओ, हल करके बताओ। आपको X का मान बताओ हमको आप लोग। Y बराबर 6, यानी कि Y बराबर 6 रखिएगा तो 6%, 4000 का 6%, 240, है कितना आ रहा है? X का मान बताओ जल्दी। अरे गधा, Y बराबर यहाँ 6 जैसे ही रखेंगे तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। 6 चौका 24, 240, और 240 और 320 में से 240 घट जाएगा, यानी 80 बचेगा ना, 80। और यहाँ X का मान निकालना हमको, तो 20 चौका 80, यानी X बराबर कितना आ गया? 4। सब गधा को ये नहीं बुझा रहा है। X बराबर कितना आ गया? 4। तो आपसे क्या पूछ रहा है? X माइनस Y। X हमारे पास है 4 और माइनस 6, तो दूना आ जाएगा। सेल्समैन वाला टाइप में ये क्वेश्चन कराया गया है।
जिंदगी। चलो ध्यान दो, एक रेलगाड़ी में उतने ही डिब्बे हैं जितने प्रत्येक डिब्बे में सीट हैं। एक रेलगाड़ी में उतने ही डिब्बे जितना प्रत्येक डिब्बे में सीट, उतना जितना, उतना जितना। उतना ही एक रेलगाड़ी में जितना डब्बा होगा प्रत्येक डिब्बे में जितना सीट होगा। का मतलब समझे? अगर मान लो कि ये ट्रेन का एगो डब्बा है, एकरा में 50 गो सीट होगा बैठने के लिए यात्री का, तो डिब्बा भी कै गो? 50 गो। इस बोगी में अगर 100 गो सीट होगा तो ट्रेन में डिब्बा भी 100 गो होगा। उतना ही डिब्बा जितना प्रत्येक डिब्बा में सीट, माने प्रत्येक बोगी में जितना सीट उतना ही डिब्बा ट्रेन में लगा हुआ है। आगे, यदि एक डिब्बे में 15 व्यक्ति है, ध्यान दो एक कंडीशन दिया गया है। मान लो कि अगर कोई डिब्बे में, कोई बोगी में 15 गो व्यक्ति बैठा है या खड़ा है, जो भी है, और वह अपनी क्षमता का 55.5/9% भरा हुआ है। वाह वाह वाह। अगर किसी डब्बे में 15 व्यक्ति को बैठा दे तब भी पता चलता है कि अपनी कुल क्षमता का बोगी जो है 55.5/9% भरा हुआ है। तब 55.5/9% का मतलब हो जाएगा, 55.5/9% का मतलब हो जाएगा 5/9। आपको दिख रहा होगा 450 से 550, 500/9%, यानी कि 5/9। देखो ये कुल मिलाकर के है आपका 5/9। अब यहाँ से एक बार ध्यान देना है कि 5/9 क्या आ गया। यदि एक डिब्बे में 15 व्यक्ति है और वह अपनी क्षमता का 5/9 भरा हुआ, यानी कुल क्षमता होगा उस बोगी का 9, तो भरा हुआ कितना है 5। एक मतलब खाली कितना होगा 4। खैर जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। प्रश्न में बोला है कि यदि एक डिब्बे में 15 व्यक्ति है तो डिब्बा में 15 व्यक्ति है तो 15 को भरल है ना आदमी उसमें, और रेशियो में कितना दिख रहा है 5। हम अगर जानना चाहें कि वो डिब्बे में टोटल कितना क्षमता है आदमी का बैठने का, तो कैसे गुना? तो 5 तिया 15 और 9 तिया 27। ये क्या निकला 27 है। उस बोगी में जितने भी आदमी बैठ सकते हैं उसका संख्या निकल गया, यानी उस बोगी का कुल क्षमता का मतलब थोड़े उसको कोयला वेला ढोना है, आदमी को बैठाना है। तो यानी कि टोटल उस बोगी में कितने आदमी बैठ सकते हैं 27। और आपको बोला गया था कि जितना प्रत्येक डब्बा में सीट होगा उतना ही डिब्बा भी लगा हुआ है ट्रेन में। तो हमको पता है कि प्रत्येक डिब्बा में सीट जो है वो कितना है 27। अरे एगो डिब्बा में 27 तो सब में 27, कहीं तो बोला नहीं कि सब में अलग अलग सीट की संख्या हो सकता है। तो एगो में जब सीट की संख्या 27 है तो डिब्बा भी ट्रेन में 27 को लगल होगा। वैसे पूछा क्या है वो तो देखो। तो उस रेलगाड़ी में अधिकतम कितने यात्री आ सकते हैं, पूरे रेलगाड़ी का पूछ रहा है। तो पूरे रेलगाड़ी में अधिकतम कितने आ सकते हैं भाई? तो एगो में 27 गो, एगो में कितने आ सकते हैं 27। ऐसा बोगी कैगो होगा तब 27 को, जितना बोगी उतना ही प्रत्येक डिब्बा में सीट की संख्या। तो प्रत्येक डिब्बा में सीट है 27 गो तो बोगी भी होगा 27 गो। यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स जो होगा उस ट्रेन का वो 729। इससे ज़्यादा नहीं ना होगा। लेकिन आगे कुछ कंडीशन लगा दिया, करें कि उस रेलगाड़ी में अधिकतम कितने यात्री आ सकते हैं यदि उसकी न्यूनतम 22.2/9% सीट खाली रहती है। खाली भी रखना है, कुछ क्या कीजिएगा करिए, कोई बात नहीं। हमको तो लगा टोटल इतना ही आ सकता है, लेकिन कह रहा है कि जितना भी सीट होगा यदि उसका
22.2/9% सीट कौन चीज़ है, खाली रहता है। तो कितना होगा भाई, तो 22.2/9% का मतलब होगा 180 209 यानी कि 2/9। हल करिएगा तो 22.2/9% कितना आ रहा है, 2/9, क्योंकि 11.1/9 का डबल है ना 22.2/9, तो 1/9 का डबल 2/9। तो 22.2/9% सीट खाली रहता है। किसका 2/9 सीट खाली रहता है, इसको आप भूल जाओ। यदि उसका 2/9 भाग सीट कौन सी रहता है, खाली रहता है, यानी कि उसका टोटल सीट होगा 9 गो, तो 2 गो क्या रखना है, खाली। तो भरा कितना रहेगा, 7, अधिकतम 7 को तो भरा रहेगा। तो हमको दिख रहा है कि टोटल सीट जो है वो कितना है, 27 × 27 यानी 729 है कि नहीं। आई रेशियो में कितना दिख रहा है, 9। तो कह रहा है कि 2/9 भाग खाली रहेगा, तो 2/9 यानी कि टोटल सीट का संख्या ट्रेन में 9 गो, खाली रहेगा 2 गो, तो अधिकतम भरा कितना रह सकता है, 7 गो। और यही आपको बताना था। $567 7 के 21 सते। समझ में आया। चलिए, महेश मिश्रा का किताब पलटिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पुराना वाला, मेंस वाला। 4 बर्तन एक मेज पर इस तरीके से रखे गए हैं। 4 गो बर्तन है, पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन और एक है चौथा बर्तन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि एक बर्तन को, 4 बर्तन को एक टेबल पर रखा गया है। किस तरीके से रखा गया है कि यदि उनको बाएं से दाएं अगर मापेंगे, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट चलना है, तो लेफ्ट से राइट इधर पूरा आना पड़ेगा, है कि नहीं। लेफ्ट से राइट 1 नंबर से 4 नंबर तक चल जाओ, तो उनकी क्षमता 3 गुना होती रहती है। माने ये होगा 1, तो एक और 3 गुना ही हो जाएगा 3, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा ये 9, इसका भी 3 गुना हो जाएगा कितना, 27। क्वेश्चन समझे। लेफ्ट से राइट जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि हर एक बर्तन का क्षमता क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो ये होगा, तो उसके बाद राइट जाएंगे तो क्या होना चाहिए, 3 गुना। फिर उसका राइट जाएंगे तो क्या होना चाहिए, 3 गुना, तो 3 3 का 9। फिर उसका राइट जाएंगे तो क्या होना चाहिए, 3 गुना। 3 गुना होती रहती है तो 3 गुना होना चाहिए ना, तो 9 या 27। ये क्वेश्चन का कंडीशन दिया था। ये तो समझ में आ गया होगा बात, बड़ा आराम से हम लोग सोच लिए। पहले बर्तन का 30% निकाला जाता था। एक काम करो ना भाई, इस सबको 0 लगा दो, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं ना, अभी भी सेम ही चीज़ है, क्योंकि हमको उसका 30% अब हल्का नहीं रहेगा। पहले बर्तन का 30% निकाला जाता है, दूसरे पर इतना निकाला जाता है, चौथे का इतना निकाला जाता है। पूछना क्या है, यदि निकाले गए द्रव्य को एक 5वें बर्तन में मिला दे, 5वें बर्तन में शामिल द्रव्य का आयतन, ठीक है, यानी निकालने वाला पता चाहिए हमको। तब पहले बर्तन का कितना % निकालना है, 30%, तो टोटल है 10, उसका 30% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3, इतना निकलेगा। पहले से 3 निकाल लिए, जो भी इसमें रखा था, दूध मलाई मक्खन जो भी हो। दूसर का बर्तन से भी कितना निकालना है, 30%, तो 3 3 का 9, यहाँ से 9 निकलेगा, यहाँ से 3 निकला। और तीसरा बर्तन से निकालना है 44.4/9, ये कितना हो जाएगा, 4/9, तो 4/9 का मतलब ये हो जाएगा कितना, चौथे का कितना निकालना है, 20%, तो 20% का 27 दूनी 54। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। चलिए, ये सब हमको था कि हर एक बर्तन से इतना इतना निकाल लेना। क्वेश्चन बड़ा सरल बोला कि जो भी आप निकाले हैं अभी तक, जो भी आप द्रव्य को निकाले हैं सब बर्तन से,
इसको आप क्या कीजिए कि एक अन्य पांचवें बर्तन में डाल दीजिए। पांचवें बर्तन में क्या कर देना है, मिला देना है। तो पांचवें बर्तन मिला क्या देना है, पांचवें बर्तन में डाल देना है। तो पांचवें बर्तन में शामिल द्रव का आयतन शुरुआती 4 बर्तन के कुल आयतन का कितना % होगा। शुरुआती 4 का, तो शुरुआती 4 का, तो शुरुआती चारों का आयतन बताओ तो कितना हो रहा है। 9 27 9 4 36 360 40 400। शुरुआती बर्तन, चारों बर्तन का आयतन टोटल कितना हो जाएगा। तो कह रहा है कि शुरुआती बर्तन, चारों बर्तन के आयतन का कितना %, ये जो हम मिलाएंगे पांचवें बर्तन में वो होगा आयतन उसका। तो पांचवें बर्तन में शामिल द्रव का आयतन शुरुआती 4 बर्तन के कुल आयतन का कितना %। तो हम देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो 4 9 4 13 13 और 3 16 का 6 हाथ में लगेगा 1, 6 और 4 10, यानी 106 प्रतिशत में पूछा इसलिए गुना 100। बता सकते हैं आप लोग, ऑप्शन में पूरा पूरी कट रहा है क्या। ये शायद पॉइंट होगा हमको लगता है, देखिए ना 26.5 आ रहा होगा। नहीं हो रहा अभी भी। आप जिस शहर में भी रहते हैं उसमें आप पहले 28,000 के सालाना आय पर P% का टैक्स लगेगा और 28,000 से ऊपर की राशि पर P+2% का कर लगेगा। और पता है कि उसके द्वारा दिया जाने वाला कर उसकी कुल आय का इतना % है। क्या क्वेश्चन बनाया है भाई, देखो कह रहा है कि पहले 28,000 की सालाना आय पर P%, 28,000 पर कै % टैक्स लगेगा, P%। और 28,000 से ऊपर की राशि को हम दो तरीके से अगर कुल आय मान ले XYZ रुपया, तो और टेंशन का घर हो जाएगा। X तो ये होगा X माइनस 28,000, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं है, कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं कि इसको क्या मान लेते हैं, Y रुपया। 28,000 से ऊपर जो भी राशि होगा उसको क्या मान लें, Y रुपया, कोई बुराई नहीं है उसमें। आप चाहें तो कुल आय को मान लीजिए Y रुपया, 28,000 तक इतना तो बचेगा Y माइनस 28,000, X रुपया तो X माइनस 28,000। ये आप पढ़े हुए सब चीज़। हम 28,000 से ऊपर जो भी उसका पैसा होगा, जो भी उसका आय होगा, Y रुपया मान लेते हैं। तो कह रहा है कि 28,000 की सालाना आय पर P% का टैक्स लगेगा, तो इतना टैक्स देगा वो। और 28,000 से ऊपर, मैं बोला कि 28,000 से ऊपर का जो उसका आय है उसको Y रुपया मान लो, और उस राशि पर कितना टैक्स देगा, P+2%। इसका वह देगा P+2% देगा, या P%+2%, जो बोलो। इस तरह से टोटल टैक्स इतना ही ना देगा वो। ये तो इतना % टैक्स, इतना % टैक्स, यानी कुल टैक्स इतना। क्वेश्चन में बोला है, कह रहे कि उसके द्वारा दिया जाने वाला टैक्स जो है ना, उसका कुल आय का इतना % है। कुल आय कितना हो जाएगा भैया, 28,000 था ना, 28,000 तक, और 28,000 से ऊपर उसका इनकम कितना है, Y रुपया। तो यानी कुल उसका इनकम इतना ही ना होगा, 28,000 रुपया, और 28,000 से ऊपर को हम Y रुपया मान लिया, 28,000 रुपया प्लस Y रुपया, यानी कुल उसका इनकम जो होगा 28,000 रुपया प्लस Y रुपया, इतना ही होगा कुल इनकम। और जो उसका टैक्स है वो कुल इनकम का P+0.25% है। कुल इनकम का P+0.25% है, अर्थात दोनों होना चाहिए बात आपस में बराबर। समझ में आया क्या। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ भी % तो सब कॉमन होकर कटिए जा रहा है, इसमें कोई ज़्यादा माथापेची करना है नहीं, कर सकते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो
कह रहा है कि जो 28,000 रुपया तक होगा ओकरा पर हम P% टैक्स देंगे। 28,000 रुपया तक कै परसेंट? 28,000 रुपये से ऊपर पे कै परसेंट? P प्लस, आप पूरे पे कितना कह रहा है? कभी पढ़े हैं ऐसा? एवरेज में पढ़ाए होंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। बाकी तो इसका मेन आप मिक्सचर एलिगेशन में करेंगे इसको। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। तब P प्लस 2% आप P प्लस 0.25%, फिर भी आएगा P से P तो कटिए जाएगा, परसेंट से परसेंट का भी कोई रोल नहीं रह जाएगा। यानी कि 2 और 0.25 का अंतर हमको बताना है, यानी 1.75 होगा कि नहीं होगा? इधर अंतर कितने आ जाएगा? P से P कटिए जाएगा, यानी कि 0.25 का अंतर आएगा। देखो पॉइंट से ये भी कटिए जाएगा। अब 25 से कम 25, अब 25 सत्ते 175, यानी कि 7:1। समझ में आया होगा यहाँ तक? प्रश्न में बोला है कि 28,000 रुपया तक कै परसेंट? P%। और 28,000 रुपया तक P%, हमको रेशियो में दिख रहा है 28,000 रुपया कितना है? 7। 28,000 से ऊपर वाला निकालना है तो कैसे गुना? 1 से। 7 चौक 28, यानी कि 28,000 से ऊपर उसका इनकम कितना है? 4,000। तो कह रहा है कि तय काम कीजिए ना, वो कराया टोटल बता दीजिए। तो 28,000 पहले 28,000 से ऊपर 4,000 का मतलब कहता हो बोलेगा तो कर इनकम होगा 32,000, नहीं होगा? कर मतदाताओं के 4/5 भाग एमसीडी चुनाव में बीजेपी को वोट देने का वादा किया। मतदाताओं के 4/5 यानी टोटल वोटर होंगे 5, तो 4 बोले थे हम किसको वोट देंगे? बीजेपी को। बचे हुए कहाँ पे देंगे? आपको, यानी कितना? 1। बीजेपी को वोट देने वालों में से 10%, एक काम करिए इस सबको ऐसा कुछ बना दीजिए, ठीक है ना? कह रहा है कि बीजेपी को वोट देने वालों, वादा किए थे 40 को, बीजेपी को वोट देने वालों में से 10%, इसका 10% कितना? 4 के बारे में क्या बोल रहा है? 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, तो एक मतलब किया कितना? 36 को। आपको वोट देने वालों में से 20% ने नहीं किया, तो इसका 20% नहीं किया, यानी कि 2 गो नहीं किया, तब वोट किया कितना? 8 गो। यदि बीजेपी को 216 वोट मिला हो, बीजेपी को कितना मिला है? 216, और हमको दिख रहा है बीजेपी को वोट मिला कितना है? 36। तो कुल कितने मतदाताओं ने अपना मतदान किया यदि कोई क्रॉस वोटिंग मतलब अवैध वोटिंग नहीं हुआ हो? तो कुल कितने मतदाताओं ने अपना मतदान किया? तो 36 और 8, इतना ही ना किया है? ये लोग तो करवे नहीं किए हैं। 4 से 11 बार में, 4 से 9 बार में, 9 दूनी 18 और 9 चौका 36। लगता है ये क्वेश्चन हो चुका है। करें सेल्फ बी में जितने भी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसका 4/5 है, सेल्फ बी सेल्फ ए
ए और बी। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, सेल्फ ए में उसका 4/5, ए में बी का 4/5, यानी बी में होगा 5 तो ए में होगा 4। करे यदि ए के 25% तो एक काम करो, ऐसा कर लो, थोड़ा ऐसा कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, है कि नहीं? तो कह रहा है कि यदि ए का 25% बी में भेज दिया जाए और बी का 25% ए में भेज दिया जाए तो ए में पुस्तक की संख्या कुल संख्या का क्या % होगा? तो बड़ा आराम से बताते हैं भाई, देख लो। अच्छा 10 रखेंगे तो चलेगा, है कि नहीं? 40-50 रखेंगे हो जाएगा। कह रहा है यदि ए का 25% बी में भेज दिया जाए तो ए का 25% कितना 10 को कहाँ भेजना है? तब बी में 10 बढ़ेगा और ए में 10, तो ए के पास हो जाएगा 30 और बी के पास हो जाएगा 60। अभी भी जोड़ जाड़ के पुस्तक का संख्या 90 ना होगा। ए से बी में भेजो चाहे बी से ए में भेजो, 90 शुरू में था, 90 अभी भी है, संख्या बढ़ेगा घटेगा। और फिर बी से 25% ए में भेज दिया जाए तो फिर से इसका 25% हमको कहाँ भेजना है? ए में। तो एक और 25% ए में भेजेंगे तब 15 है ना, तब 15 इधर क्या होगा? बढ़ेगा और इधर 15 घटेगा, यानी इधर हो जाएगा 45 और इधर हो जाएगा, याद आ गया, ठीक है, क्वेश्चन सही है। बराबर बराबर ऐसी स्थिति को बोला जाता नहीं। तो कह रहा है कि ए में पुस्तक की कुल संख्या का, ए में पुस्तकों की संख्या कुल संख्या का कितना % बराबर बराबर हो ही गया, का मतलब क्या %? 50% ए में 50% बी में, तो 100% में आना। तो कुल पुस्तक कितना है? 90, जिसमें से ए में कितना है? 45% में पूछा है। ये आपके राठौर सर के असाइनमेंट में ये क्वेश्चन मिलेगा। चलो 30 नंबर भी क्वेश्चन आपको ये राठौर सर के असाइनमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए। अब 30 तो बहुत दिन हो गया बनाए हुए, लगता है 2-3 साल हो ही गया होगा। देखते हैं कैसे बनाना है। करे कार के ईंधन टैंक को पेट्रोल ए से भर दिया जाता है, आधा खाली कर बी से भर दिया जाता है। अच्छा देखिए, आप लोग गए होंगे पेट्रोल टंकी पे, सुनो गधा लोग, आप लोग पेट्रोल टंकी पर गए होंगे। देखिए इसका जानकारी हमको पहला बार कब मिला था, तारा में लगता है 4-5 साल हो गया होगा, जो भी हो। तो वहाँ गए ना, कौन जगह बोलता है, जहाँ सिनेमा हॉल पहले था ओकरे सामने एगो पेट्रोल टंकी है, बड़ा चलता है। तो वहाँ पे गए तो 2 रेट वो पूछा हमसे कि ये वाला डाल दे कि वो वाला डाल दे। बोले ये वाला पेट्रोल तो डालना है। तो पता चला कि ना एगो महंगा एगो सस्ता है। तो वहाँ भी अलग अलग क्वालिटी का होता है। अब तो आप लोग भी जानते हैं, इधर भी लोकल में भी मिलता है 2 तरह का पेट्रोल। तो कह रहा है कि एक कार के ईंधन टैंक को, खुराक मंत्री, ईंधन टैंक को पेट्रोल ए और पेट्रोल बी, मैंने 2 तरह का पेट्रोल का बात चल रहा है। कह रहा है कि उसके टैंक को हम पेट्रोल ए से क्या कर दिए? भर दिए। भरने का मतलब आपको जो दिल करे ना, मान लो कि एक्स भर दिए, वाई भर दिए, जेड भर दिए। पूरा जेड आता था, पूरा क्षमता एक्स था, है ना, पूरा क्षमता 1 था। हम पूरा क्षमता कितना मान लेते हैं? 100। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर भरिएगा कोई चीज़ को तो 100% भरिएगा, ये ना। तो हम 100% भरेंगे तो ए से ही भरेंगे, तो यानी टोटल कितना लीटर डालना पड़ेगा? 100 लीटर। मान लो कि टैंक का कैपेसिटी कई लीटर का था? 100 लीटर का था। उस कार के टैंक की क्षमता 100 लीटर थी। तो मैं बोला कि अगर किसी भी क्वालिटी से भरिएगा तो, और पूरा तरीके से भरना चाहिए तो 100 लीटर ही भरना पड़ेगा, उससे कम में नहीं भरेगा। तो पेट्रोल ए से भर दी जाती है। तो हम बोले कि माना कि उस टैंक का क्षमता जो है कार का 100 लीटर है, तो हम 100 लीटर डालेंगे तो टैंक भर जाएगा।
तो इसका मतलब ए में हमने 100 लीटर, ए से ए क्वालिटी का पेट्रोल 100 लीटर डाला था टैंक में, टैंक भर गया। तो बी क्वालिटी का ओकरा में कितना होगा? सोचने वाली बात है ना भाई। अरे गधा लोग, बी क्वालिटी का 0 होगा, कहेगी टोटल टैंक का कैपेसिटी 100 लीटर, तो 100 से ज़्यादा भी आ जाएगा। तो इसका मतलब बी क्वालिटी का वहाँ पे क्या है? 0 है, क्योंकि हमने 100% ए क्वालिटी का डाला है पेट्रोल, तो पेट्रोल ए से ही भरे हैं, तो बी वाला कितना होगा? 0 होगा, एकदम पूर्णतः खाली होगा, बी का कोई उसमें होगा ही नहीं कुछ मात्रा। करे आधा खाली कर दीजिए। आधा क्या करना है टंकी को? चलो खाली करो आधा। तो आधा निकालोगे बाहर तो ए निकलेगा कि बी निकलेगा? गधा लोग ए से भरे हैं तो ए से ना निकलेगा। तो ए निकालिएगा तो आधा खाली करिएगा तो ए कितना बच जाएगा और बी कितना बच जाएगा? 50 बच जाएगा सर, 50 बच जाएगा। तो टैंक में टोटल हो जाएगा 50 से 50 100, जादू टोना से वो 50 बच जाएगा। 50 हम निकालेंगे, आधा खाली करने का मतलब 50 लीटर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना? 50 लीटर, और वो भी ए क्वालिटी का ही बचे, क्योंकि यही से तो भरे थे। बी तो अभी भी 0 है, टैंक में अभी तेल है कितना? 100। ये सब कौन जमाना से आया है? ये सब कोनो इस पर शक होता है, इस सब पे। ये लोग को एक बार करंट लगवाना पड़ेगा। कह रहा है कि आधा खाली करके, तो आधा खाली करेंगे भाई, 100 लीटर भरे थे, वो ए क्वालिटी का पेट्रोल डाले थे। मैं बोला खाली कर दो, तो खाली करेंगे तो 50 लीटर बचेगा, और बचेगा तो वो भी ए क्वालिटी का ही बचेगा, और बी का तो कोई सवाल ही नहीं है वहाँ पे बचने का। बी का वहाँ पे कोई सवाल नहीं है बचने का। अब देखो हमको करना क्या है खाली करके, तो कह रहा है आधा खाली करके बी पेट्रोल से भर देना है। तो खाली कर दें आधा, तो फिर भी आधा बचा हुआ है भरने के लिए, और उसको अब हमको भरना है बी क्वालिटी से। तो एक मतलब 50 लीटर बी वाला डालेंगे तो भर जाएगा, क्योंकि टोटल 100 लीटर का तो क्षमता है टैंक का। 50 खाली था, 50 भरल था ही, और बी से अब भरना है बाकी को, तो बी को भरने के लिए 50 डालना पड़ेगा। आगे कह रहा है पुनः आधा खाली करिए। आधा खाली करेंगे तो ए आएगा कि बी आएगा? सर हम तो मोर बन जाएंगे, दूध को अलग और पानी को अलग कर दे के अपना निकाल लेंगे। ए मर्जी होगा तो ए निकाल लेंगे, बी मर्जी होगा तो बी निकाल लेंगे। जब हम इससे अब निकालेंगे आधा आधा, तो ए भी निकलेगा और बी भी निकलेगा, और चूंकि परसेंटेज दोनों का मात्रा सेम है तो समान मात्रा में निकलेगा, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो आधा निकालेंगे तो अभी बच जाएगा, ए वाला 25 लीटर बच जाएगा, और बी वाला भी बचेगा कई लीटर? 25 लीटर, क्योंकि आधा इससे 50% 1:1 रेशियो में है, तो आधा इससे भी निकलेगा, आधा इससे भी निकलेगा, यानी समान मात्रा में समान रेशियो में निकलेगा। तो 25 ए का बचेगा और 25 ही बी का बचेगा। तब 25 और 25 50 टैंक भरल है, दोनों तरह के डाल दिए हैं, फिर भी अभी खाली दिख रहा है। भरने के लिए टोटल कई लीटर चाहिए था? 100 लीटर। यहाँ देखो भरल था, अभी 25 और 25 50 अभी भरा हुआ नहीं है। तो भरने के लिए क्या किया? कह रहा है कि आधा तो खाली कर दिए, खाली कर दिए आधा, तो आधा खाली करेंगे तो 50 लीटर खाली करना पड़ेगा। 50 लीटर खाली करिएगा तो 25 लीटर बी से आएगा, 25 लीटर ए से जाएगा बाहर, तब वो ए से 25 लीटर बचा होगा, बी से 25 लीटर बचा होगा। कह रहे पुनः आधा खाली करके किससे भरना है? ए से। तो ए से भरिएगा, तो भरने के लिए अभी और कई लीटर चाहिए? 50 लीटर। तो एक मतलब ए में 50 लीटर और बढ़ जाएगा, तो ए का मात्रा हो जाएगा इतना। बी तो 25 लीटर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि टोटल 100 लीटर चाहिए ना भाई। 50 लीटर टैंक में अभी भी है, 50 लीटर और घट रहा है, तो 50 लीटर वो ए से भरना है, तो ए वाला फिर 50 बढ़ जाएगा। अब आगे देखो क्या कहता है। कह रहे अंत में पुनः आधा क्या कर देना है? खाली करके बी से भर देना है। कितना माथापेची करवा रहा है बताओ। अंत में पुनः आधा खाली करना है, तो आधा खाली करिएगा तो ये कितना है? 75। आई कितना है? 25। तो आधा खाली करिएगा तो ये फिर कितना हो जाएगा? 12.5, और ये कितना हो जाएगा? 37.5। जिस रेशियो में है उसी रेशियो में ना बाहर आएगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अंत में पुनः आधा खाली कर हमको किससे भरना है? बी से भरना है भाई लोग। तो देखो तो अभी 50 है लगता है टोटल,
टोटल जोड़ने पे कितना हो रहा है 50। भरने के लिए और कई लीटर चाहिए 50। अब किससे भरना है 20 से, तो 20 से और 50 डाल दीजिए तो ये इतना हो जाएगा। तो कह रहा है कि वर्तमान में ए का परसेंटेज बताइए कितना है। तो टोटल कितना होना चाहिए 100, जिसमें से ए वाला कितना है 37.5, यानी कै परसेंट 37.5%। समझ में आया? इकतीस तो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। 32 बताया हुआ क्वेश्चन है, टाइप ए वो पढ़ाया हुआ है। चलिए 33 करें, किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया। 5 प्रश्न यो लगता है बताया हुआ है, बता दिए हैं लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। 5 प्रश्न, 1 2 3 4 और 5। 5 का मतलब 5 प्रश्न हल करने वालों की संख्या, 4 का मतलब 4 प्रश्न हल करने वालों की संख्या, 3 मतलब 3 प्रश्न हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 2 का मतलब 2 प्रश्न हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 1 का मतलब 1 प्रश्न हल करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी प्रश्न हल नहीं किया, एक भी नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। आपको टोटल 5 को क्वेश्चन दिए, मैं बोला लो इसको हल करो, तो क्या क्या संभावना है? कुछ ऐसे बच्चे होंगे सिर्फ 1 क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 2 क्वेश्चन को हल कर पाए होंगे, कुछ ऐसे होंगे 3 क्वेश्चन को हल कर पाए, कुछ ऐसे होंगे 4 का हल किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे 5 के 5 हल कर दिए होंगे, और कुछ ऐसे भी बेचारे होंगे जिनका खाता भी नहीं खुला होगा। तो ये संभावनाएं हैं टोटल 6 गो। चलिए, किसी परीक्षा में 5 प्रश्न हल करने का निर्देश दिया गया। 5% परीक्षार्थियों ने 5 प्रश्नों को हल किया। 5% विद्यार्थियों ने, यानी कि टोटल अगर स्टूडेंट 100 होंगे उसमें से 5 विद्यार्थी ऐसे हैं, 5% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 5 प्रश्नों को हल किए हैं। यानी कि टोटल अगर 100 को स्टूडेंट होंगे तो 5 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सभी 5 प्रश्न को हल किए होंगे। कह रहा है 5% परीक्षार्थी ने किसी भी प्रश्न को हल नहीं किया। तो कुल है 100, उसका 5% यानी कितना 5, ये कोई भी प्रश्न को हल नहीं कर पाए। 10 लोग तो हो गए, 90 का हिसाब किताब अभी करना है। तब शेष कितना बचा 90 का 25% ने केवल 1 प्रश्न तथा 20% परीक्षार्थियों ने 4 प्रश्न। देखिए तथा लगा दिया यहाँ पे, यहीं पे मिस्टेक होता है जनरली, लेकिन अब भी मिस्टेक हो रहा है तो फिर हमेशा मिस्टेक होगा। शेष 25% ने केवल 1 प्रश्न को हल किया है, तो शेष बचा कितना 90 का 25% कितना 22.5। 22.5 लोग क्या हैं जो सिर्फ 1 प्रश्न, 22.5 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 1 प्रश्न। और 20% ने 4 प्रश्न हल किए। किसका 20%? वही 90 का, क्योंकि तथा और लगाए हैं सेम एक साथ के। तो वही 90 का 20% ने 4 प्रश्न हल किए थे। तो 90 का 20% कितना हो जाएगा 18। ये 4 प्रश्न हल किए हैं। यदि कुल परीक्षार्थियों के 24.5% ने 2 प्रश्न हल किए, कुल परीक्षार्थी का 24.5%, तो कुल है 100, उसका 24.5, यानी कितना हो जाएगा 24.5। 2 प्रश्न हल किए तथा 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए, तो निश्चित राशि हो गया ना। 200 परीक्षार्थियों ने 3 प्रश्न हल किए, तो कुल कितने परीक्षार्थी शामिल हुए बताते हैं।
हम ऐसे विद्यार्थी की संख्या जो केवल एक प्रश्न हल किए हैं निकाल चुके हैं, 2 हल किए उनको भी निकाल चुके हैं, 4 वाले का भी निकाल लिए, 5 वाले का जो कोई नहीं किए वो भी निकाल लिए। तो अब जो विद्यार्थी बच जाएंगे वो कैसे विद्यार्थी बचेंगे? जो तीनों प्रश्न का आंसर किए होंगे। तो निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 5 और 5 10, 10 और 18 28, 28 इधर हो जाएगा 28 और 2 30 और 20 50 और 20 70 और 5 75, तो बचा कितना? 25। यानी कि 25 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 3 प्रश्न का आंसर किए थे, और हमको यहाँ दिख रहा है 200, तो 200 का तुलना 25 से कुल विद्यार्थी का संख्या निकालना है, तो कैसे गुना? समझ में आया? तो चलिए देखिए 34 नंबर फिर से रिपीट है, 35 भी रिपीट है। चलिए बाकी आप लोग कोशिश कीजिए, अगर बनता है तो अच्छा बात है।